आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम तो शायद सबने सुना ही है। हाँ, नाम तो डेफिनेटली सब जानते हैं। राइट, पर उनकी जो असली कहानी है ना, उनका दिमाग और उनका सफर, वो शायद ही किसी को बताओ। बिल्कुल, और लोग अक्सर सरफेस लेवल की चीजों पर ही रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे सामने काफी सारे सोर्सेज हैं, विकिपीडिया पेजेस हैं, ढेरों न्यूज आर्टिकल्स और रेडिट के कुछ बेहद दिलचस्प डिस्कशन थ्रेड्स भी हैं। और साथ ही लीडिंग बिजनेस मैगजीन्स का एक लंबा चौड़ा स्टैक भी रखा है हमने। हाँ, और इन सबको पढ़ने के बाद एक बात तो तय है कि हम जिसे जानते हैं वो पूरी तस्वीर का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं कैरनजीत कौर वोहरा की, जिन्हें पूरी दुनिया सनी लियोनी के नाम से जानती है, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हेडलाइंस या कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं है। आई एग्री, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक अडल्ट फिल्म स्टार के बॉलीवुड आइकॉन, एक बेहद शार्प बिजनेस वुमन और समाज सेविका बनने का एक मास्टर क्लास है। और ये विषय ना अपने आप में एक केस स्टडी है। अगर हम इस पूरे सफर को ध्यान से देखें तो ये ब्रांड रीइन्वेंशन और पर्सनल रेजिलियंस का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। सही कहा, मतलब लोग आमतौर पर एक इमेज में बन जाते हैं। एग्जैक्टली। अक्सर होता यह है कि सोसाइटी आपको एक बॉक्स में डाल देती है, एक पास्ट इमेज में कैद कर देती है। लेकिन यहाँ हम एक ऐसी इंडिविजुअल को देख रहे हैं जिन्होंने उस बॉक्स को तोड़कर अपने रूल्स खुद बनाए, जो कि बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस एंटरटेनमेंट वैल्यू से आगे बढ़ें और उस बिजनेस साइकोलॉजी और इंसानी जज्बे को समझें जिसने ये सब पॉसिबल किया। तो कहानी शुरू होती है कनाडा के सार्निया से। एक सिख पंजाबी परिवार में जन्मी करणजीत बचपन में बिल्कुल एक टॉम बॉय थी। अच्छा। हाँ, उन्हें स्ट्रीट हॉकी खेलना पसंद था, वो भी अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखता है वो ये कि परिवार तो सिख था, पर उनकी पढ़ाई एक स्ट्रिक्ट कैथलिक स्कूल में हुई। ओह, एक कंप्लीटली अलग एनवायरनमेंट। राइट। उस वक्त उनके पेरेंट्स को लगता था कि पब्लिक स्कूल का माहौल शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसी एक चीज ने उनके अंदर शुरुआत से ही एक अलग तरह की अडेप्टेबिलिटी डाल दी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप मल्टीपल कल्चर्स और स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट्स के बीच बड़े होते हैं तो या तो आप बिल्कुल कंफर्म कर जाते हैं, हाँ, उस धारे पर चल पड़ते हैं, या फिर आप अपना एक अलग रास्ता बनाना सीख लेते हैं। और ये इंडिपेंडेंट सोच उनके अर्ली करियर डिसीजंस में साफ नजर आती है। जब उन्होंने अडल्ट इंडस्ट्री में अपने कदम रखे तो उन्होंने सिर्फ एक परफॉर्मर बन के रहना एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा। बिल्कुल, उन्होंने अपना नैरेटिव खुद कंट्रोल किया। अपने पति डैनियल वेबर के साथ मिलकर सनलस्ट पिक्चर्स नाम का अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो शुरू करना, ये एक बेहद बड़ा बिजनेस मूव था। उस एज में इतना क्लियर विजन होना हैरान करता है। वही तो, उस इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर परफॉर्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहां प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठना दिखाता है कि उनका बिजनेस माइंडसेट शुरुआत से ही कितना क्लियर था। एग्जैक्टली। वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं थी, वो लिटरली बोर्ड रूम में डिसीजंस ले रही थी। और उनका ये बेबाक अंदाज और क्लियर थिंकिंग एक पुराने इंटरव्यू में भी दिखता है जो आजकल रेडिट पर काफी वायरल हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा था वो। उस इंटरव्यू में सनी ने एक काफी शार्प ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने ओपनली कहा था कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय एक बबल में रहते हैं और एक पुरानी पिछड़ी सोच से बंधे हुए हैं, एक इल्यूजन में रहते हैं। हाँ, उनका मानना था कि भारत वक्त के साथ बहुत आगे बढ़ चुका है, पर वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीय अभी भी उस दौर की सोच को पकड़े हुए हैं जब उन्होंने अपना देश छोड़ा था। और इस स्टेटमेंट की वजह से उन्हें उस वक्त काफी हेट मेल्स का सामना करना पड़ा था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका ये ऑब्जर्वेशन सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्यूरेट है। कैसे? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, हम यहाँ किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम इस फिनोमेना को समझें तो ये क्लासिक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है। अक्सर प्रवासी समुदाय जब एक नए देश में जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपनी पुरानी संस्कृति को बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो एक टाइम कैप्सूल में फ्रीज हो जाते हैं, जबकि पीछे उनका देश बदल रहा होता है। एग्जैक्टली। उनका होम कंट्री, जो इस केस में इंडिया है, वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो रहा होता है, मॉडर्नाइज हो रहा होता है। सनी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस डीप सोशियोलॉजिकल गैप को पॉइंट आउट किया था, जो सच में एक बहुत गहरी समझ को दर्शाता है। ये वाकई एक आई ओपनर था सुनने वालों के लिए। पर यहाँ कहानी में एक मैसिव शिफ्ट आता है। भारत में उनका आगमन और मेन स्ट्रीम मीडिया में क्रॉसओवर। ये फेज तो सबको याद होगा। 2011 की बात है ये, जब उन्होंने बिग बॉस 5 में एंट्री ली।
एक अडल्ट स्टार का एक ऐसी कंट्री के प्राइम टाइम फैमिली शो पर आना जहां हर वक्त कैमराज उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा गैम्बल था। पर इस शो ने पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। महेश भट्टा का स्पेसिफिकली घर के अंदर आना और उन्हें जिस्म 2 ऑफर करना, यहाँ से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ और फिर तो जैसे एक नया चैप्टर ही शुरू हो गया। वो एक टर्निंग पॉइंट था, पर सिर्फ एक शुरुआती सदमा या शॉक वैल्यू क्रिएट करके लंबे समय तक सर्वाइव नहीं किया जा सकता ना। सही बात है, कंटेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। जिस्म 2 के बाद उन्होंने रागिनी MMS 2 जैसी मैसिव कमर्शियल हिट दी। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उनकी वायबिलिटी प्रूव कर दी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है उनका रीसेंट काम। आप कैनेडी की बात कर रहे हैं? हाँ, अनुराग कश्यप की नियो नोआर थ्रिलर फिल्म कैनेडी। अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने डार्क, ग्रिटी और बेहद रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रोजेक्ट में सनी लियोनी का कास्ट होना उनकी एक्टिंग एबिलिटीज पर एक बहुत बड़ी वैलिडेशन है। वो उन्हें एक सीरियस एक्टर की तरह एस्टैब्लिश करता है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अब उन्हें सिर्फ एक ग्लैमर कोशेंट की तरह नहीं बल्कि एक सीरियस टैलेंट की तरह देख रही है। और कैनेडी की ट्रेजेक्टरी तो देखिए। स्रोत बताते हैं कि इस फिल्म का प्रीमियर 2023 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। कांस में किसी भी फिल्म का जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रेस्टीज की बात है। और इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी भी कितनी यूनिक है। 20 फरवरी 2026 को Z5 पर भारत में रिलीज होने से पहले ये लेटरबॉक्स्ड वीडियो स्टोर पर ग्लोबल रिलीज होने वाली अकेली भारतीय फिल्म बन गई। लेटरबॉक्स्ड जो कि हार्डकोर मूवी लवर्स का प्लेटफॉर्म है। हाँ, वहाँ इसका 20 से ज्यादा देशों में आना ये साबित करता है कि ये उनके करियर का एक बेहद क्रिटिकली अक्लेम्ड फेज है। और ये वर्सेटैलिटी सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम टेलीविजन पर उनके प्रेजेंस को एनालाइज करें तो उन्होंने वहां भी अपना एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है। रेडिट पर स्पिल्सविला MTV फोरम की डिस्कशंस देखना इस कॉन्टेक्स्ट में काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ तो उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। हाँ, भरपूर तारीफ की है दर्शकों ने वहाँ उनकी एंकरिंग की। उन्हें रियलिटी टीवी का OG होस्ट माना जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ दूसरे होस्ट्स जैसे उर्फी या निया अक्सर लाउड या केओटिक एनर्जी लाते हैं, वही ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है कि सनी कितनी संयमित और ग्रेसफुल हैं। पर वो स्ट्रिक्ट भी होती हैं जब जरूरत पड़ती है। सही कहा, जब जरूरत होती है तो वो उतनी ही फर्म और सख्त भी हो सकती है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां ओवर द टॉप होना आम बात है, उनका ये बैलेंस्ड और कंपोज्ड पर्सोना उन्हें स्टैंड आउट करवाता है। ये बैलेंस ही शायद उनका सबसे बड़ा एसेट है। और दर्शकों को इस पर्सोना के पीछे छुपे आम इंसान से कनेक्ट करने का मौका तब मिला जब Z5 पर उनकी बायोपिक सीरीज आई, करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी। उस सीरीज ने काफी स्टीरियोटाइप्स तोड़े थे। पूरी तरह से ह्यूमनाइज कर दिया उनकी इमेज को। उसने दिखाया कि कैसे एक आम मिडिल क्लास लड़की इतने बड़े लेवल तक पहुंची और इस प्रोसेस में उसने क्या क्या फेस किया। उसने दर्शकों को उनकी मेहनत और उनके स्ट्रगल्स दिखाए, जिससे एक आम दर्शक के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हुआ। और वो मेहनत और हसल ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक नहीं रुकी। अगर हम इनको बड़े पैमाने पर देखें, इन सारे सोर्सेस को, तो सनी लियोनी आज के टाइम में एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। वो सच में एक बिजनेस वुमन है। पहले उन्होंने इस बेसिक रूल को बहुत जल्दी समझ लिया था कि सिर्फ एक्टिंग या शोबिस के प्रोजेक्ट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। आपका ब्रांड तभी सस्टेनेबल है जब आप उसे डाइवर्सिफाई करें, जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर करता है। एग्जैक्टली। और उन्होंने ठीक वही किया। उनका बिजनेस पोर्टफोलियो एक एक्सपीरियंस्ड वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह डाइवर्सिफाइड है। उनके वेंचर्स की लिस्ट देखते ही ये बात प्रूव हो जाती है। सबसे पहले देखिए उनका कॉस्मेटिक्स और फैशन ब्रांड स्टार स्ट्रक। यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि ये 100% सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड है। यानी उनका पूरा कंट्रोल है इस पर। बिल्कुल। नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि कोई सेलिब्रिटी अपना चेहरा किसी ब्रांड को दे देता है और उसके बदले एक रॉयल्टी काट लेता है, पर यहाँ उन्होंने पूरा रिस्क खुद लिया और पूरी इक्विटी अपने पास रखी, जो एक बोल्ड मूव है। सर्टिफाइड क्रूएल्टी फ्री और वीगन है, जो आज के कॉन्शियस कंज्यूमर मार्केट को बिल्कुल परफेक्टली हिट करता है। इसके अलावा उन्होंने सस्टेनेबल फैशन को टारगेट करते हुए आई एम एनिमल नाम के एक ऑर्गेनिक एथलीजर ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया है। ओह वाओ। साथ ही मिलेनियल और जेनजी वुमेन को ध्यान में रखते हुए हॉटरफ्लाई नाम के डिजिटल पब्लिकेशन में भी उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उनकी फोरसाइट का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनका टेक और डिजिटल स्पेस में आना है। जब क्रिप्टो करेंसी और NFTs का ट्रेंड मार्केट में बस शुरू ही हो रहा था, तब उन्होंने बहुत तेजी से एक्ट किया। हाँ, वो तो फर्स्ट मूवर थी इसमें। वाह।
भारत की ऐसी पहली अभिनेत्री बनी जिन्होंने अपने डिजिटल एसेट्स और NFTs लॉन्च किए। उनके NFT कलेक्शंस जैसे मिसफिट्स और आई ड्रीम ऑफ सनी मार्केट में तब आए जब बाकी बॉलीवुड इस कॉन्सेप्ट को समझ ही रहा था। जबकि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे लोग इसमें थे। सही पकड़ा आपने, ये इन वेटरन्स की लीग में कदम रखना था। इसके साथ ही ऑनलाइन कसीम गेम गैमियाना डिजिटल में इन्वेस्टमेंट और सन सिटी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करना, ये सब इशारा करते हैं कि उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग कितनी शार्प है। एक चीज जिसने मुझे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच किया ना, वो था उनका एज अ राइटर डेब्यू करना। हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं जो एक्टिंग कर रही हैं, बिजनेसेस चला रही हैं, और अब पता चलता है कि उन्होंने जगनॉट बुक्स के लिए स्वीट ड्रीम्स नाम की एक किताब भी लिखी है। ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। इसमें 12 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिन्हें एक डिजिटल ऐप पर पर्टिकुलरली वुमेन ऑडियंस के लिए रिलीज किया गया। अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को इस तरह से नए फॉर्म्स में चैनल करना सच में बहुत इंप्रेसिव है। ये सारी बिजनेस और क्रिएटिव अचीवमेंट्स डेफिनेटली इंप्रेसिव हैं, लेकिन अगर हम इन सबको थोड़ी देर साइड में रख दें तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रोफाउंड और टचिंग हिस्सा उनकी पर्सनल लाइफ और उनके फिलैंथ्रोपी वर्क से आता है। ये सच में एक डीप डाइव का सबसे इमोशनल पार्ट है। एक ऐसी लाइफ जो बाहर से इतनी ग्लैमरस दिखती है, उसके पीछे कितना बड़ा इमोशनल वेट होता है, ये हमें उनके एक रीसेंट पॉडकास्ट इंटरव्यू से पता चलता है। वहाँ उन्होंने अपनी लाइफ के एक बेहद डार्क और डिफिकल्ट फेज के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने पब्लिकली शेयर किया कि उन्होंने 4 बच्चों को खोया था, मिसकैरेजेस फेस किए थे। वो स्रोत वाकई बहुत भारी था पढ़ने में। उन्होंने बताया था कि वो लोग अपना परिवार शुरू करना चाहते थे, पर लगातार नाकामयाबी मिल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एक मेडिकल कंडीशन है जिसे ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है ये। एक पोटेंशियल मदर के लिए बार बार उस उम्मीद का टूटना और इस सेल्फ डाउट में जीना कि क्या कमी रह गई, ये शब्दों में डिस्क्राइब करना सच में बहुत मुश्किल है। यहाँ इस मेडिकल टर्म ब्लाइटेड ओवम को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में इंफॉर्मेशन का अभाव अक्सर गिल्ट क्रिएट करता है। इसे टेक्निकली एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपने जमीन में एक बीज बोया। ठीक है। जमीन ने उस बीज के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लिया, पर वो बीज अंदर से बिल्कुल खाली था। इस कंडीशन में फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस से अटैच तो हो जाता है, बॉडी प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जिससे सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं, पर अंदर एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होता। तो उम्मीद पूरी होती है पर रिजल्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और डॉक्टर्स ये एम्फसाइज करते हैं कि ये सिर्फ रैंडम जेनेटिक एरर्स की वजह से होता है। इसमें पेरेंट्स की लाइफस्टाइल, उनके एक्शंस या उनकी पहले की किसी चीज का कोई रोल नहीं होता है। ये प्योरली नेचर का एक दुखद हिस्सा है जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। उस एक्सट्रीम दुख और गिल्ट के फेस से निकलकर उन्होंने जिस तरह से अपनी फैमिली बनाई, वो एक बहुत पावरफुल स्टोरी ऑफ होप है। उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर से 21 महीने के एक बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला किया। एक बहुत खूबसूरत डिसीजन था ये। उन्होंने उसका नाम निशा रखा, और उनका एक कोट जो मुझे लगता है हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने निशा के लिए कहा था, तुमने हमें चुना है, हमने तुम्हें नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके मदरहुड के प्योर पर्सपेक्टिव को डिफाइन करती है। उसके बाद सरोगेसी के जरिए उनके जुड़वा बच्चे एशर और नोआ उनकी लाइफ में आए, और आज वो एक ऐसी फैमिली लीड कर रही हैं जो उन्होंने खुद अपनी शर्तों पर बनाई है। और उनका ये नर्चरिंग नेचर सिर्फ उनकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप उनकी फिलैंथ्रोपी वर्क की लिस्ट देखें तो वो एक रेगुलर PR स्टंट से बहुत आगे की चीज है। हाँ, वो एक्चुअली ग्राउंड पर इन्वॉल्व होती हैं। वो पीटा के साथ मिलकर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के स्टेरिलाइजेशन के लिए हेविली इन्वॉल्व है, ताकि एनिमल क्रूएल्टी कम हो सके। इसके अलावा वो एक काफी अच्छी पेंटर भी हैं, और उन्होंने अपनी ओरिजिनल आर्ट वर्क्स को ऑक्शन करके कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज किए हैं। ये डिटेल काफी लोगों को नहीं पता होगी। मुंबई में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के एक स्कूल को वो डायरेक्टली फंड करती हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक एक्ट जिसने सच में ध्यान खींचा, वो था एक एल्डरली कपल को अडॉप्ट करना। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, वहां किसी अनजान बुजुर्ग दंपत्ति को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेना, उनकी देखभाल करना, ये उनके अंदर की डीप एम्पैथी को शो करता है। और इस पॉइंट पर आकर ये पूरी चर्चा एक फुल सर्कल मोमेंट बन जाती है। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? एक मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे सोसाइटी ने उसके पास्ट,
करियर चॉइसेस, उसके कपड़ों और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण एक पर्टिकुलर लेंस से देखा। उन्हें जज किया गया हमेशा। यहाँ तक कि उनके खिलाफ साइबर सेल में FIRs तक फाइल की गईं, ये क्लेम करते हुए कि वो भारतीय संस्कृति को तबाह कर रही हैं। उसी महिला ने आगे चलकर अपने बिजनेस ब्रेन्स, अपनी आर्ट ऑर्फन्स को अडॉप्ट करके और मार्जिनलाइज्ड लोगों की हेल्प करके सबको कंप्लीटली गलत साबित कर दिया। इस सफर से हम सभी को एक बहुत क्लियर और पावरफुल लेसन मिलता है। ये आलोचनाओं, विरोध और पर्सनल ट्रेजेडीज को ओवरकम करके वापस खड़े होने का एक मास्टर क्लास है। रेजिलियंस का बेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल, चाहे वो बिजनेस में मार्केट ट्रेंड्स को पहले समझना हो या पर्सनल लाइफ में इतनी मजबूती दिखाना हो। उनकी कहानी एक डायरेक्ट प्रूफ है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिक्टेट नहीं करता। आप किसी भी पॉइंट पर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और अपनी वैल्यू खुद डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस गहरे विश्लेषण को एक अंतिम विचार पर रोकते हैं जिसने मुझे इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहां इंटरनेट किसी को भी उसके अतीत के आधार पर कैंसिल करने में एक सेकंड नहीं लगाता। कैंसिल कल्चर बहुत प्रेवलेंट है आजकल। हम लोगों को उनके सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट के हिसाब से एक लेबल चिपका देते हैं। पर अगर एक इंसान अपने स्ट्रॉन्ग विल, अपने कांस्टेंट एवोल्यूशन और अपने निस्वार्थ एक्शन से अपनी पूरी रियलिटी बदल सकता है, तो क्या हमारी ये कैंसिल कल्चर की आदत हमें लोगों के पोटेंशियल को देखने से नहीं रोक रही? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। क्या हम एक लेबल में बंद कर किसी व्यक्ति की असीम क्षमताओं के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? दर्शकों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस गहरी चर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।